नमस्कार। कभी सोचा है कि कच्चा माल मतलब जो रॉ मटेरियल होता है वो कैसे नेशनल प्रॉस्पेरिटी यानी देश की तरक्की में बदल जाता है? इसका जवाब है मैन्युफैक्चरिंग। जी हां, विनिर्माण। ये वो इंजन है जो लकड़ी को कागज बना देता है, गन्ने को चीनी और कच्चे लोहे को देश की रीढ़ यानी स्टील। तो आज हम इसी जबरदस्त प्रोसेस को समझने वाले हैं। तो आज हम किस किस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि आखिर ये मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़रूरी क्यों है। फिर देखेंगे कि इंडस्ट्रीज़ कहाँ लगाई जाती हैं, मतलब लोकेशन कैसे तय होती है। इसके बाद भारत में कितने तरह के उद्योग हैं, इस पर नज़र डालेंगे। और आखिर में सबसे ज़रूरी सवाल कि हम विकास और पर्यावरण के बीच एक बैलेंस कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। आखिर ये मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़रूरी है क्यों? देखिए, किसी भी मॉडर्न इकोनॉमी की जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो यही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं। और ये सिर्फ चीज़ें बनाने की बात नहीं है, ये देश बनाने की बात है। अच्छा, तो मैन्युफैक्चरिंग है क्या असल में? बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो ये वो प्रोसेस है जिसमें हम कच्चे माल को, रॉ मटेरियल को एक ज़्यादा वैल्यूएबल, ज़्यादा कीमती चीज़ में बदल देते हैं। जैसे लकड़ी से कागज़ बना दिया या गन्ने से चीनी। ये जो वैल्यू ऐड हो रही है ना, बस यही इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेस है। और अगर हम भारत की बात करें तो हमारी जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हिस्सा करीब करीब 17% है। अब ये आंकड़ा छोटा नहीं है, ये दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी पर इसका कितना बड़ा असर है। तो इसे विकास की रीढ़ कहते क्यों हैं? इसके कई कारण हैं। पहला, ये एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करता है। दूसरा, ये लोगों की खेती पर निर्भरता कम करता है, उन्हें दूसरे सेक्टर्स में जॉब्स देता है। अब जब जॉब्स मिलेंगी तो जाहिर है गरीबी और बेरोजगारी भी कम होगी। और एक और बड़ा फायदा, जब हम बना हुआ सामान बाहर के देशों को बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारे देश में वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज आता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि इंडस्ट्रीज बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कोई इंडस्ट्री लगाई कहाँ जाए? ऐसा तो है नहीं कि कहीं भी फैक्ट्री लगा दी। इसका जवाब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ज़रा एक मिनट के लिए सोचिए। मान लीजिए आपको एक फैक्ट्री लगानी है, तो आप उसे कहाँ लगाएंगे? कौन सी जगह सबसे बेस्ट रहेगी? ये एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स डिसीजन होता है और इसी पर पूरी इंडस्ट्री की सक्सेस टिकी होती है। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा रूल है कॉस्ट कम करना। मतलब एक आइडियल लोकेशन वो होगी जहां कच्चा माल लाने का खर्चा, फैक्ट्री में सामान बनाने का खर्चा और फिर बने हुए माल को मार्केट तक पहुंचाने का खर्चा सब मिलाकर सबसे कम हो। इन सारी चीजों के बीच एक सही बैलेंस बिठाना ही सक्सेस की चाबी है। आप इसे एक चेन की तरह समझ सकते हैं। सबसे पहले पैसा लगता है, यानी इन्वेस्टमेंट। उससे आता है कच्चा माल, फिर जमीन, मजदूर और मशीनें। ये सब मिलकर उसे फैक्ट्री में एक फिनिश प्रोडक्ट में बदलते हैं। और आखिर में ट्रांसपोर्ट के जरिए ये माल पहुंचता है मार्केट तक, यानी हम तक। अब बात करते हैं भारत की। हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत बड़ा और डाइवर्स है, मतलब यहाँ तरह तरह की इंडस्ट्रीज हैं। तो इन्हें अच्छे से समझने के लिए इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन कैसे होता है? देखिए, कई आधार हैं। पहला है कच्चा माल, यानी रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है। अगर खेतों से तो एग्रो बेस्ड जैसे कॉटन, और अगर जमीन के नीचे से तो मिनरल बेस्ड जैसे स्टील। फिर उनकी मेन रोल क्या है? क्या वो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए बेस बनाती हैं जैसे लोहा, या फिर वो सीधे हमारे इस्तेमाल के लिए होती हैं जैसे चीनी। फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आधार पर, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल, और आखिर में ओनरशिप के आधार पर कि मालिक कौन है, सरकार यानी पब्लिक सेक्टर, कोई प्राइवेट कंपनी, या फिर जॉइंट वेंचर और कोऑपरेटिव। चलिए, अब एक एक करके इन कैटेगरीज को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिनका कच्चा माल सीधा खेतों से आता है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कपड़ा उद्योग। ये इंडस्ट्री वाकई में बहुत यूनिक है, क्योंकि ये पूरी वैल्यू चेन में सेल्फ रिलायंट है, आत्मनिर्भर है। मतलब कच्चे फाइबर से लेकर धागा, कपड़ा और फिर रेडीमेड गारमेंट तक सब कुछ यहीं होता है। अब जरा इस प्रोसेस को समझिए। जर्नी शुरू होती है फाइबर प्रोडक्शन से, फिर स्पिनिंग यानी कताई से बनता है धागा। उस धागे की वीविंग या निटिंग करके बनता है कपड़ा। फिर होती है डाइंग और फिनिशिंग, और आखिर में उस कपड़े से बनते हैं गारमेंट्स जो हम पहनते हैं। और मजे की बात यह है कि हर स्टेप पर प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो ये सूती कपड़ा उद्योग हैं कहाँ भारत में?
आप देखेंगे कि ज़्यादातर ये गुजरात और महाराष्ट्र जैसे कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। और ये लॉजिकल भी है क्योंकि जहां कच्चा माल होगा, फैक्ट्री भी वहीं लगाना आसान होता है। मुंबई पुणे बेल्ट तो इसका एक बहुत बड़ा हब है। चलिए अब एग्रो बेस्ड से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की। ये वो हैवी इंडस्ट्रीज हैं जो बाकी सभी मैन्युफैक्चरिंग की नींव रखती हैं। कहा जाता है कि किसी भी देश का विकास इस बात से मापा जा सकता है कि वो कितना स्टील बनाता और इस्तेमाल करता है। और ये बात बिल्कुल सही है। सोचकर देखिए, चाहे इंजीनियरिंग गुड्स हो, कंस्ट्रक्शन हो, डिफेंस का सामान हो या कोई भी मशीन, हर चीज में स्टील तो चाहिए ही। पर ये स्टील बनता कैसे है? ये एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सबसे पहले एक खास अनुपात में करीब 4:2:1 के रेशियो में आयरन और कोकिंग कोल और लाइमस्टोन को एक ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है। वहाँ इसे बहुत हाई टेम्परेचर पे पिघलाया जाता है। इसमें लाइमस्टोन का काम होता है इम्प्योरिटीज़ को हटाना। इससे जो पिघला हुआ लोहा निकलता है उसे कहते हैं पिग आयरन। फिर इसमें मैंगनीज जैसी कुछ और चीज़ें मिलाकर इसे और मजबूत बनाया जाता है और तब जाकर बनता है स्टील। आखिर में रोलिंग या प्रेसिंग करके इसे अलग अलग शेप दिए जाते हैं। और अगर आप भारत में देखेंगे तो ज़्यादातर बड़े आयरन एंड स्टील प्लांट्स आपको छोटा नागपुर प्लाटो वाले इलाके में मिलेंगे। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? जवाब सिंपल है, क्योंकि यहीं पर आयरन ओर और कोल जैसे रॉ मटेरियल्स के बड़े बड़े भंडार हैं। भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, ये सारे शहर इसीलिए तो देश के स्टील हब्स बने। लेकिन कहानी सिर्फ स्टील पर खत्म नहीं होती। भारत की इंडस्ट्रियल स्टोरी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। हमारा एल्यूमिनियम उद्योग भी तेजी से बढ़ रहा है। ये हल्का और मजबूत होता है, इसलिए एरोस्पेस में बहुत काम आता है। फिर केमिकल इंडस्ट्री है जो पेंट से लेकर प्लास्टिक तक न जाने क्या क्या बनाती है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो चेन्नई, पुणे और गुरुग्राम जैसे शहर बड़े हब्स बन चुके हैं। और आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को तो हम भूल ही नहीं सकते। बेंगलुरु, हैदराबाद और नोएडा जैसे शहरों ने तो भारत को दुनिया के सॉफ्टवेयर मैप पर एक अलग ही पहचान दिला दी है। तो हमने देखा कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितनी जरूरी है, लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, और वो है एक बहुत बड़ी चुनौती, चैलेंज। और वो चैलेंज है इन इंडस्ट्रीज का हमारे एनवायरनमेंट पर होने वाला असर। तो यहाँ एक ट्रेड ऑफ है। एक तरफ इंडस्ट्री से हमें जॉब्स मिलती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, हमारा देश मॉडर्न बनता है, ये तो हो गए फायदे। लेकिन दूसरी तरफ हमें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन के रूप में। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन दोनों के बीच एक बैलेंस कैसे बनाया जाए। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? हमें कुछ कदम उठाने होंगे, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीट करना होगा, हमें क्लीनर फ्यूल्स और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना होगा। सरकार की मेक इन इंडिया जैसी नीतियां सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने में मदद कर रही हैं। और हाँ, छोटे उद्योगों और स्टार्टअप्स में इनोवेशन, नई सोच, इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका होगी। तो आखिर में बस यही कहना है, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण यकीनन एक राष्ट्र को बनाता है, उसे मजबूत करता है। लेकिन हमें यह पक्का करना होगा कि ये डेवलपमेंट जिम्मेदार हो, रिस्पॉन्सिबल हो, ताकि हम आने वाली जनरेशन्स के लिए एक हेल्दी और प्रॉस्परस फ्यूचर बना सकें।